अच्छा जी, स्टार्ट हम कर रहे हैं एडोब XD। एडोब XD क्या है? एडोब की एक प्रोडक्ट है जो कि काम आती है UI UX डिज़ाइन के लिए। UI UX डिज़ाइन क्या होता है कि लेट्स से कि अगर मैं यहाँ पे आपको इसकी डेफिनेशन दिखाऊं तो UI स्टैंड फॉर होता है कि यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस किसी भी डिजिटल डिवाइस का हो सकता है, जैसे मोबाइल फ़ोन के किसी ऐप का हो सकता है या किसी सॉफ्टवेयर का हो सकता है, इवन किसी बैंक के ATM का भी जो आपको इंटरफेस नज़र आता है, जिसे आप इंटरेक्ट करते हैं, वो उसका यूज़र इंटरफेस होता है। और यूज़र इंटरफेस बनाने के लिए, यानी कि जो आपको स्क्रीन पे मोबाइल ऐप जो जितनी भी चीज़ें नज़र आती हैं वो उसके यूज़र इंटरफेस होते हैं। यूज़र इंटरफेस बनाने के लिए ज़रूरी होता है कि उसके पहले उसका यूज़र एक्सपीरियंस जो है ना वो डिफ़ाइन किया जाए, यानी कि पहले सोचा जाए कि वो किस तरीके से हमने उसको बनाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मैं जो है वो यहाँ पे आपको इस तरह समझाऊँ कि यूज़र एक्सपीरियंस पहले होता है और उसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। जैसे पहले यूज़र रिसर्च की जाती है कि ये प्रोडक्ट जो आप बना रहे हैं, डिजिटल ऐप जो बना रहे हैं, इसकी ऑडियंस कौन है, किस तरह से उसको इंटरेक्ट करेगा, कौन सा कलर आना चाहिए, क्या टेक्स्ट इसमें लिखेंगे, क्या फ़ीचर्स होने चाहिए। फिर उसके बाद जो है वो उसको बनाया जाता है, उसके विजुअल बनाए जाते हैं, उसके आइकन्स, उसके कलर वगैरह इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। फिर उसके बाद उसकी प्रोग्रामिंग की तरफ स्टेज आ जाता है। तो यूज़र एक्सपीरियंस रिसर्च का एक टॉपिक हो गया। यूज़र डिज़ाइन जो है, UI जो है, वो डिज़ाइनिंग का प्रोसेस हो गया, जो कि हम फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर में करते हैं और फिर उसके बाद उसको प्रोग्रामिंग के स्टेज पे ले जाते हैं। इसी तरह कुछ और एग्जांपल देखते हैं कि सबसे पहले जब इसको स्टार्ट किया जाता है, यूज़र एक्सपीरियंस के स्टेज पे आता है, तो पहले उसके वायर फ्रेम्स बनते हैं कि इस प्रोडक्ट में इतने पेजेस होने चाहिए, इस पेज में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। देन उसके बाद उसके और डिटेल्स बनाई जाती हैं कि मज़ीद और रिफ़ाइन किया जाता है कि यहाँ पे देखें, अगर आप यूज़र फ्लो बने हुए हैं कि इस तस्वीर पे क्लिक करेंगे तो इस पेज पे चले जाएंगे, इस तस्वीर पे क्लिक करेंगे तो वापस इधर आ जाएंगे। ये सब जब रिसर्च हो जाती है तो फिर डिज़ाइनिंग का पार्ट आता है। और डिज़ाइनिंग के पार्ट में जैसे अभी आप देख रहे हैं कि कुछ एग्जाम्पल्स के ये किसी ऐप के इंटरफेसेस हैं, UI हैं। इसमें कुछ आइकन्स बने हुए हैं, टेक्स्ट अरेंज हुए हुए हैं, अलाइनमेंट्स वगैरह हुई हुई हैं, ये कोई इलस्ट्रेशन बनी हुई है। इसी तरह एक और एग्जांपल है, यहाँ पे भी देखिए, ये एक ऐप की एग्जांपल है। और इसमें इन दोनों में आप देखें ज़्यादातर जो है इलस्ट्रेटर, एडोब इलस्ट्रेटर ही यूज़ होगा। ये नहीं कि फोटोशॉप यूज़ नहीं होता, कोई ऐसी चीज़ हो जहाँ पे आपको तस्वीरें वगैरह एडिट करनी हो तो यूज़ करते हैं। लेकिन इलस्ट्रेटर का फ़ायदा ये होता है कि इसमें आप इसका साइज़, इलस्ट्रेटर में चूँकि वेक्टर बेस्ड चीज़ें होती हैं, उसका आप साइज़ बड़ा कर सकते हैं और फाइल साइज़ भी उसका छोटा होता है, तो इसलिए ज़्यादा चॉइस ज़्यादा दी जाती है कि इसको एडोब इलस्ट्रेटर को इस पर आप काम कर सकें। इसी तरह एक और एग्जांपल है, देखें कि ये वायर फ्रेम पहले जो है ना ये सोचा जाएगा, फिर उसका एक मोकअप बनेगा, एक टेम्पलेट टाइप का बनेगा, फिर उसका एक प्रोटोटाइप बनेगा। तो एडोब XD में जो लाने का फ़ायदा है, क्योंकि वैसे तो ये इलस्ट्रेटर पे या फोटोशॉप पे बन जाए, लेकिन XD पे लाने का फ़ायदा ये है कि यहाँ पे आप प्रोटोटाइपिंग कर सकते हैं। प्रोटोटाइपिंग में ये होता है कि आपको एक जैसे एप्लीकेशन बनने के बाद या वेबसाइट बनने के बाद उसको रियल उसमें जैसे आप क्लिक करते हैं तो अगले पेज पे चला जाता है, तो इसी तरह यहाँ पे भी एडोब XD में भी आप ये काम कर सकते हैं प्रोटोटाइपिंग के अंदर। क्योंकि वैसी चीज़ें तो आप फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर भी बनाएंगे, लेकिन टेस्टिंग के लिए जो है ना वो यहाँ पे लेके आएंगे, तो उसका बिल्कुल आपको वैसे ही फील आता है कि जैसे जो है वो आप मोबाइल ऐप या वेबसाइट जो है ना यूज़ कर रहे हैं। तो ये एडोब XD का फ़ायदा है। और प्रोटोटाइप ये होता है कि कोई भी प्रोडक्ट बनने से पहले उसका एक डमी प्रोडक्ट जो बनती है वो प्रोटोटाइप कहलाती है। इसी तरह वेबसाइट या मोबाइल ऐप बनने से पहले भी उसको एक जो डमी मोबाइल ऐप बनाई जाती है तो वो इसी XD पे टेस्ट की जाती है, देन फिर वो डेवलपमेंट के स्टेज पे जाती है। तो ये तो इसका जो है वो कॉन्सेप्ट था। अब जो है वो एडोब XD पे आ जाते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या कर सकते हैं हम। तो एडोब XD का इंटरफेस बहुत सिंपल सा है, चीज़ें बहुत सिंपलीफाइड हैं इसमें। जैसे इसकी सिर्फ जो टारगेट ऑडियंस है, जो काम किया जाता है वो सिर्फ जो है वो डिजिटल चीज़ों पे किया जाता है। तो इसके लिए कुछ चीज़ें फ़िक्स हैं कि यहाँ पे जो है वो जो यूनिट्स होते हैं वो पिक्सल्स में होते हैं और कलर मोड RGB होता है, रेजोल्यूशन 72 होता है। तो इसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं। जो इन्होंने प्रीसेट दिए हुए हैं वो किस तरह हैं कि एक तो ये ना फ़ोन के इन्होंने ऐप दिए हुए हैं, जैसे आईफोन का दिया हुआ है या इसके अलावा कुछ और मोबाइल फ़ोन्स का दिया हुआ है। कुछ जो है वेबसाइट के इंटरफेस दिए हुए हैं, या जो है सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक वगैरह के कुछ सेटिंग्स दी हुई हैं। लेकिन अगर आपको इनमें से कोई सेटिंग सूटेबल नहीं लगती तो आप उसको कस्टम साइज़ भी दे सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की जो है ना वो इंटरफेस बना सकते हैं यहाँ पे कस्टम साइज़ देके।
फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो है वो एक कोई सा भी साइज़ जो है वो ओपन कर लेता हूँ और अब जो है वो इसका इंटरफेस हम देखते हैं। तो लेफ़्ट साइड पे हमें टूल बार मिल जाएगी। टूल बार के अंदर जो है वो कुछ बहुत ही बेसिक से जो है वो टूल दिए हुए हैं और राइट साइड पे जो है वो हमें इसके कुछ ऑप्शंस या पैनल जो है मिल जाएंगे। बीच में जो है आपका वर्किंग एरिया है। बेसिक्स वही हैं, जैसे अगर मैं कंट्रोल प्लस करता हूँ तो जूम इन हो जाएगा, कंट्रोल माइनस करेंगे जूम आउट हो जाएगा। स्पेस बार प्रेस करके रखेंगे और क्लिक को भी, लेफ़्ट क्लिक को भी जो है लेफ़्ट क्लिक के साथ इसको मूव करेंगे, स्लाइड करेंगे तो ये मूव हो जाएगा। इसको हम पैन भी कहते हैं। ये स्टैंडर्ड है इलस्ट्रेटर फोटोशॉप में भी कुछ इसी तरह से जो है ना वर्किंग होती है। फिर हम जो है वो कुछ इसकी सेटिंग्स कर लेते हैं। जैसे अगर आप जो है ये वाला इंटरफेस देख रहे हैं और अगर मैं राइट साइड पे आ जाऊँ तो इसी पेज के अंदर जो है वो आप कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं कि यहाँ से विड्थ और हाइट चेंज कर सकते हैं इसका। इसी तरह यहाँ पे जो अभी ज़ाहिर मोबाइल ऐप है तो स्क्रॉलिंग जो है ना वर्टिकल होगी, वरना आप यहाँ से हॉरिजॉन्टल भी कर सकते होंगे अगर कुछ और इस तरह की चीज़ें। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है मोबाइल ऐप में वर्टिकल ही आपको मिलेंगी। एक चीज़ और जो है इसमें यूज़फुल है वो है ग्रिड। ग्रिड में ये होता है कि अगर मैं यहाँ पे ओपन करूँ तो कुछ जो है वो आपको लेआउट के हिसाब से अगर कॉलम और उसके हिसाब, ये ग्रिड में फ़ायदा क्या होता है कि आपको अलाइनमेंट करने में आसान हो जाती है। तो ये कोई फिक्स नहीं है, यहाँ से आप कॉलम्स कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, विड्थ और हाइट कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। लेकिन इसका बेनिफिट ये होता है कि आप जो है वो इसको ग्रिड के हिसाब से इसको अरेंज कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल हम देखते हैं कि कुछ वायर फ्रेम हमें नज़र आ रहा है और इसमें अगर एक चीज़ नोटिसेबल है वो ये कि बैकग्राउंड में आप ग्रिड्स देख रहे हैं इसके, ग्रिड के हिसाब से अलाइन हुआ हुआ। यहाँ पे जो है ना लोगो आएगा, यहाँ पे हेडिंग आएगी, यहाँ पे उसकी जो है ना कॉल टू एक्शन यानी कि बटन आएगी, ये जो क्रॉस नज़र आ रहा है यहाँ पे तस्वीरें आएंगी और ये सब कुछ ग्रिड के हिसाब से अलाइन है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं कि जैसे ये वाला इसका फाइनल रिज़ल्ट है कि अगर आप यहाँ पे देखिए तो ये लोगो, यहाँ पे ये चीज़ और बटन सब एक लेफ़्ट से जो है ना वो बराबर अलाइन है और बाकी तस्वीर जो है ज़ाहिर है इसमें आएगी। वो तस्वीर में ज़ाहिर है उसका बॉक्स जो है वो तो अलाइन होगा लेकिन तस्वीर थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है यहाँ पे। इसी तरह उसके नीचे वाले पेजेस पे अगर आप आ जाएं तो यहाँ पे इसके बेनिफिट क्या है कि अगर आप देखिए कि ये वेब पेज जो है वो जो है वो 12 कॉलम में डिवाइड हुआ हुआ है, तो हर 4 ग्रिड के हिसाब से 4 कॉलम के हिसाब से आपका एक पीस बन जाएगा। इसी की तरह एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे आपका एक तस्वीर आ गई, नीचे कुछ टेक्स्ट आ गया। इसी तरह इसी एग्जांपल और देखते हैं ये कि आप इस तरह का लेआउट इसमें आराम से बना सकते हैं कि जैसे यहाँ से आपने आर्ट जो है ना, अगर कोई लंबा सा बैनर बनाना है तो 8 कॉलम आपने इस तरह यूज़ कर लिए, 4 कॉलम इस तरह यूज़ कर लिए, या 6 कॉलम इस तरह यूज़ कर लिए इस तरह, या जो है उसको 3 में डिवाइड कर लिया या 4 में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इस तरह आप कॉलम को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसका जो है वो एक XD का जो है वो एक पूरा वेब पेज नज़र आ रहा है। इसमें पहला पेज होता है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। पहले पेज को हम लैंडिंग पेज भी कहते हैं, होम पेज भी, लैंडिंग पेज भी। ये पहला पेज नज़र आ रहा है और ये इसका दूसरा पेज नज़र आ रहा है। ये स्क्रॉल जब आप करेंगे तो ये दूसरा पेज पे आ जाएंगे आप। वापस हम XD पे आ जाते हैं। XD में भी जो है ये समझ में आ गई हमें कि यहाँ पे हम इसका ग्रिड या कॉलम जो है ना वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। मैं इसको लेआउट को थोड़ी देर के लिए बंद कर रहा हूँ और लेफ़्ट साइड पे हम आ जाते हैं। लेफ़्ट साइड पे ऊपर टूल बार है और नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसे हम ये वाला यूज़ कर रहे हैं, ये क्या है, ये लेयर्स के लिए है, तो हम इसी को एक्टिव करके रखेंगे कि यहाँ पे हम लेयर्स की देख सकें या जो कुछ हम बनाएं वो हमें यहाँ पे नज़र आता रहे। नीचे जो है इसके ऑप्शन वो प्लगइन्स का है, अगर हम कोई प्लगइन इंस्टॉल करेंगे तो वो यहाँ पे हमें नज़र आ जाएगा। प्लगइन से बेनिफिट ये होता है कुछ एडिशनल फीचर्स वगैरह हम इसमें ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल जो स्टार्टिंग है वो इस तरह कि मैं यहाँ पे जो है एक रेक्टेंगल बनाता हूँ और रेक्टेंगल क्लिक करके मैं ड्रैग कर लेता हूँ तो आपका बेसिक साइज है रेक्टेंगल बन जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसके कॉर्नर पे आके इस पर ड्रैग करूँ तो ये गोल हो जाएगा बटन की तरह। लेकिन अगर मुझे कलर चेंज करना है या कुछ तो हमें राइट साइड पे आना पड़ेगा। राइट साइड में जो है वो नीचे ऑप्शन देखें कि इसका कलर जो है वो आ रहा है वाइट कलर। यहाँ से हम या तो हेक्सागन कोड जो होता है, ये कोड ज़रूरी होता है वेबसाइट के लिए या मोबाइल ऐप के लिए भी, तो जो भी कंप्यूटर समझता है कलर्स को वो हेक्सागन कोड के सूरत में समझता है। तो वैसे मैं ख़ुद से भी पिक कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं ग्रीन कलर चाहिए तो पहले तो मैं इसका शेड लेके आऊँगा ग्रीन में, और ग्रीन में फिर अब मैं यहाँ से कोई सा भी कलर जो है ना वो पिक कर लूँगा शेड इसका, तो उसका हेक्सागन कोड जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेव हो जाएगा और हमारे पास ये वाला इसका कलर भी यहाँ पे आ गया। इसका बॉर्डर अगर आपको नहीं चाहिए तो यहाँ से आप इसको हटा दीजिए, और अगर इसको रिक्वायर्ड है तो इसको ऑन करके फिर बॉर्डर का साइज़ भी आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे मैं इसका साइज़ अगर 10 कर देता हूँ तो आपको नोटिसेबल बॉर्डर जो है ना वो नज़र आ रहा है।
और इसका कलर भी चेंज किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो है ना डैश लाइन भी होती है। तो अगर मैं इस वाले को अगर मैं 3 या 4 कर देता हूँ तो यहाँ पे आप देखें आपको डॉटेड लाइन नज़र आ जाएगी, और इसका गैप भी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं उसी तरह। तो अगर मैं इसको यहाँ से 10 कर देता हूँ तो बड़े डॉट्स आ जाएंगे। इसी तरह इसका जो है ना वो साइज़ वगैरह कंट्रोल किया जा सकता है। तो बहरहाल मुझे ये नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप देखिए तो एक चीज़ और इसमें हम कर सकते हैं कि देखें अभी क्या है, ये बॉर्डर जो है अंदर की साइड है, लेकिन अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो अब बॉर्डर बाहर की तरफ आ जाएगा, या अगर इस पर क्लिक करेंगे तो दोनों के मिड में आ जाएगा। यानी कि ये ये अपने रेक्टेंगल जो बनाया हुआ है, जूम करके मैं देखता हूँ, कंट्रोल प्लस प्रेस करता हूँ और ड्रैग करके जो है वो देखूँ तो ये लाइन जो है आधी जो है अंदर नज़र आ रही है, आधी जो है ना वो बॉर्डर जो है वो इसके लाइन के बाहर नज़र आ रहा है। फ़िलहाल मैं इसके बॉर्डर को बंद कर देता हूँ। और अगर हम ऊपर कुछ ऑप्शन देखें तो हमें यहाँ पे जो है वो इसमें इसका साइज़ दिख रहा है कि अगर हम इसका क्या साइज़ रखते हैं। मैंने तो यहाँ पे ऐसे ही मैन्युअली ड्रैग कर दिया था, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो जो है वो इसकी विड्थ और हाइट डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इसमें इसकी हाइट जो है वो लेट्स से 50 कर देता हूँ, और विड्थ जो है ना वो इसकी 200 कर लेता है। ठीक है, तो ये विड्थ और हाइट ऐसे है, और ये एक्स और वाई में ये है कि ये इस वक्त कहाँ पे मौजूद है। अगर मैं इसको यहाँ से मूव कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक्स पोजीशन, और अगर वैसे वर्टिकली मूव करेंगे तो वाई पोजीशन, और अगर डायगोनल मूव करेंगे तो दोनों एक साथ मूव हो जाएगा। रोटेट करना है तो यहाँ पे रोटेशन दिया हुआ है, यहाँ पे इसको अगर मैं 90 डिग्री कर देता हूँ तो ये रोटेट हो जाएगा। ठीक है जी, इसके अलावा जो है वो नीचे इसकी ओपेसिटी दी हुई है। तो अगर मैं इसको जैसे जैसे कम करूँगा इसकी ओपेसिटी ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो जाएगा ये। इसके अलावा इसमें ब्लेंडिंग मोड होता है। ब्लेंडिंग मोड ये होता है कि अगर आप कोई दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लेट्स से कि मैं इसके ऊपर एक सर्किल बना लेता हूँ और सर्किल का इसमें कोई कलर कर लेता हूँ, और कलर में जो है वो इसकी मैं जो है ना वो ब्लेंडिंग ओपेसिटी कम करूँगा तो ट्रांसपेरेंट ही हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसमें ब्लेंडिंग मोड चेंज करूँगा तो ब्लेंड ये होता है कि ऊपर वाला ऑब्जेक्ट नीचे वाले से ब्लेंड होके क्या रिजल्ट बना रहा है। तो अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ तो रिज़ल्ट हमेशा डार्क रिज़ल्ट आपको नज़र आएगा, या जो स्क्रीन कर देंगे तो हमेशा ब्राइट की तरफ ही आ जाएगा। तो सॉलिड ऑब्जेक्ट में तो नहीं, लेकिन तस्वीरों में इसका ब्लेंडिंग मोड का कलर वाज़े नज़र आता है डिफरेंस। तो ये ब्लेंडिंग ओपेसिटी नहीं है, ओपेसिटी एक यूनिफॉर्म एक पूरे हिस्से पे होती है, ट्रांसपेरेंट करता है ये, लेकिन ब्लेंडिंग सिर्फ ऊपर और नीचे ऑब्जेक्ट के अंदर होती है, और उनके कलर के हिसाब से ऊपर वाले कलर को नीचे वाले ऑब्जेक्ट के कलर के हिसाब से ब्लेंड कर देता है वो। इसके बाद इसमें जो है वो कुछ चीज़ें रह गई थी, जैसे इसमें मैं इस वाले अपने ऑब्जेक्ट को दोबारा सेलेक्ट कर लूँ तो नीचे देखिए ब्लेंडिंग मोड के नीचे यहाँ पे हमारे पास जो है वो इसका रेडियस नज़र आ रहा है। तो अगर मैं इस वाले ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दूँ तो या इसी वाले पे कर लें, और यहाँ पे देखिए ये 30 नज़र आ रहा है। अगर मैं इसको 10 कर दूँ तो इसके जो कॉर्नर्स हैं वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि अगर जो पॉइंट मैं यहाँ से कर रहा हूँ ये मैनुअल है, इंटरेक्टिव है, और अगर मैं मैनुअली खुद से न्यूमेरिकली यहाँ डिफ़ाइन करना चाहूँ तो वो भी आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप ये नहीं चाह रहे कि चारों साइडों से इक्वल हो तो फिर आप ये करते हैं कि इसके बराबर में ऑप्शन दिया हुआ होता है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपके पास चारों कॉलम के अलग अलग आ जाते हैं। तो अगर मैं पहले वाले में आके इसकी वैल्यू 10 कर देता हूँ तो ये सिर्फ एक तरफ से जो है ना चेंज हो जाएगा, और अगर मैं यहाँ पे भी 10 कर देता हूँ तो इसका जो है वो दूसरे साइड वाला चेंज हो जाएगा। इसी तरह फिर ये नीचे वाले जो है ये वाले दोनों ऑप्शन ये भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं। इसको आप 20 कर लीजिए और इसको आप 50 कर लें। तो ये मैंने सब जो है ना डिफरेंट तरीके से इसको अलग अलग तरीके से मैंने इसको राउंड कर दिया। इसके नीचे अगर हम और ऑप्शन देखें तो इसमें क्या है, इसमें ड्रॉप शेडो दिया हुआ है। अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो आप नीचे देखेंगे कि हल्का सा इसका शेडो आ गया। लेकिन अगर शेडो को और विजिबल करना है हमें तो जो है जैसे कलर चेंज करना है तो यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, और अगर इसको और विजिबल करना है या इसको मूव करना है तो हम यहाँ से भी इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक वाई पोजीशन की चेंज कर रहा हूँ, इसको 20 कर देते हैं तो ये देखें शेडो अब क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। अगर एक्स पोजीशन चेंज कर देते हैं तो इसका शेडो जो है वो अब इस तरफ जा रहा है, या माइनस में कर देंगे तो ये वहाँ चला जाएगा। ठीक है, और इसकी जो है वो
50 कर देता हूँ तो ये यहाँ पे जो है वो इसका ओपेसिटी आ रही है कि कितना जो है ना वो ट्रांसपेरेंसी होगी। अब अगर ये लग रहा है कि बहुत दूर जा रहा है तो मैं इसको x और y में थोड़ा करीब कर लूँगा। ठीक है जी, तो इस तरह से जो है वो आप इसमें ड्रॉप शेडो दे सकते हैं। इसके बाद जो है वो इसमें इनर शेडो करेंगे तो शेडो जो है वो अब अंदर की तरफ आएगा। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ और इस दफ़ा मैं इसका शेडो थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर देता हूँ, 80-90% कर देता हूँ, तो आपको वाज़े नज़र आ रहा है कि शेडो जो है वो वैसे एज के अंदर अंदर आपको नज़र आ रहा है। और इसके बाद जो है वो हम इसमें बैकग्राउंड ब्लर अभी बताता हूँ मैं इसमें क्या कर सकते हैं। और इनर शेडो और ड्रॉप शेडो हमने देख लिया, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को और एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ ट्रायंगल शेप है, ठीक है, इसमें भी आप क्या मॉडिफाई कर सकते हैं कि इसमें ट्रायंगल के 3 जो है ना वो कॉर्नर्स हैं, इसको आप 5 में जो है ना कन्वर्ट कर सकते हैं, पेंटागन बना सकते हैं, हेक्सागन बना सकते हैं, ठीक है जी, ऑक्टागन बन जाएगा। तो जितने इसके कॉर्नर ऐड करते जाएंगे वो बनता चला जाएगा। और इसी तरह अगर आप इसके कॉर्नर्स को जो है ना वो मॉडिफाई करें तो ये देखेंगे क्या होगा, एक गोल हो जाएंगे, वही कॉर्नर जो है ना यहाँ पे दिए हुए हैं आपके। ठीक है, तो इस तरह जो है वो हर ऑब्जेक्ट के अंदर माइनर डिफरेंस हैं, बाकी जो है वो शेप्स आपके जो है वो इसी तरह के हैं। तो मैंने इस वाले पॉइंट पे क्लिक करके इसको अंदर की तरफ कर दिया तो आप देखेंगे कि यहाँ से इसमें वैल्यू में चेंजेस आ रही है, तो कोई स्टार टाइप का शेप बन गया। लेकिन ये नहीं कि ये वाला ऑप्शन जो है ना रेक्टेंगल के अंदर भी मिलेगा। तो सारे ऑब्जेक्ट उस शेप के हिसाब से थोड़े से यूनिक है। इसके अलावा लाइन सेगमेंट टूल है, सिंपल लाइन आ जाती है इसमें, इसका कलर चेंज कर सकते हैं, इसकी ओपेसिटी चेंज कर सकते हैं, वही स्टैंडर्ड है वो हम वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन एक जो इसमें टूल यूज़ है पेन टूल, वो आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। इससे बेनिफिट यही होता है कि अगर आप स्ट्रेट लाइन बनाना चाह रहे हैं या कर्व लाइन बनाना चाह रहे हैं तो क्लिक करके ड्रैग कर दें, और अगर स्ट्रेट लाइन बनाना चाह रहे हैं तो फिर इससे। अब ये बटन की सूरत में भी इस्तेमाल हो सकता है, या कोई बेसिक शेप अगर आपको बनाना हो तो आप इसकी सूरत में बना सकते हैं। अभी इसका अंदर का कलर नज़र नहीं आ रहा, तो वो कलर के लिए मैं यहाँ पे फिल कलर में आके इसका एक कोई कलर पिक कर लूँ तो अंदर कलर आ जाएगा। और अगर मुझे मॉडिफाई करना है तो मैं इस पॉइंट पे क्लिक करके जब चेंज करूँगा तो मॉडिफाई कर सकता हूँ। इसका ये टेंजेंट जो ये एंकर पॉइंट है, और टेंजेंट पॉइंट से मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ कि मुझे कितना इसको कर्व देना है। ठीक है, लेकिन इसमें अच्छा, इसमें ऑल्ट प्रेस करके रखता हूँ तो जो है वैसे एक टेंजेंट को मैं सेपरेटली जो है मूव कर सकता हूँ। बता मैं ये रहा था कि ये इसमें लाइंस के और उसके बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। तो अगर आपको इस पर बहुत डिटेल में अगर कोई लोगो बनाना है या कुछ, तो उसको अवॉइड करें, उससे बेहतर है कि हम इलस्ट्रेटर से ही लोगो बना के लेके आ जाएँ। अगर फोटोशॉप पे कुछ काम करना है, तस्वीरों पे कुछ काम करना है, तो आप फोटोशॉप पे उसको बनाने के बाद यहाँ पे ले आएँ। उससे हमें अगली चीज़ समझ में आई कि हम इसमें चीज़ें इंपोर्ट भी कर सकते हैं। वो किस तरह होगा कि हम फाइल में जाएंगे, और फाइल में जाने के बाद यहाँ पे आके यहाँ से जब इंपोर्ट करेंगे तो आपके पास दोनों ऑप्शन आ जाएंगे कि जो है वो आप इलस्ट्रेटर में EI की फ़ाइल, फ़ोटोशॉप की फ़ाइल, या इसके अलावा JPEG, PNG, बेसिक जितने भी फॉर्मेट्स हैं वो सारे आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। इंपोर्ट कर लेंगे तो वो पूरी फ़ाइल बन के यहाँ पे आ जाएगी। तो हम वहाँ पे बनाते हैं और यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। यहाँ पे लाके हम सिर्फ प्रोटोटाइप डिफ़ाइन करते हैं, जो कि अभी हम देखेंगे। इसके बाद एक दो चीज़ें रह गई थी, वो भी ज़रा कंप्लीट कर लें। प्रोटोटाइपिंग की तरफ आए पे यहाँ पे टेक्स्ट टूल दिया हुआ है, टेक्स्ट टूल पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करके सिंपल जो है ना टाइप कर दें। जो इसके फ़ॉन्ट्स हैं वो भी जो है ना ऑप्टिमाइज्ड होते हैं। जैसे यहाँ पे जो अगर मैं फ़ॉन्ट चेंज करना चाह रहा हूँ तो ये देखिए ये ऑप्टिमाइज़, मैं इस हवाले से कह रहा हूँ कि ये स्क्रीन के हिसाब से ऑप्टिमाइज़ होते हैं। इसका डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट जो होता है वो स्क्रीन पे अच्छा नज़र आता है, लेकिन फिर भी अगर आप अपनी मर्ज़ी का कोई दे सकते हैं, जैसे रोबोटो है या इसके अलावा और भी कुछ और ऑप्शन हैं। तो डिफ़ॉल्ट जो इंस्टॉल होते हैं वो तो आते ही आते हैं, लेकिन साथ में ये कुछ एडिशनल भी आ जाते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि आपके ये फ़ॉन्ट स्क्रीन पे अच्छे नज़र आते हैं। तो ये वाले फ़ॉन्ट यूज़ करें, तो इसके लिए आप नेट पे भी आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से फ़ॉन्ट हो। बस कोशिश करेंगे कि ऐसे फ़ॉन्ट होने चाहिए जो इसके एजेस बहुत ज़्यादा ना हो। जैसे मैं यहाँ पे देखूँ तो इसके एजेस नहीं हैं, तो ये यूज़ कर सकते हैं। कोई कंपलसरी नहीं है कि आप बग़ैर एजेस वाला ही फ़ॉन्ट यूज़ करें, लेकिन बेहतर है कि आप ये वाला यूज़ करें। स्क्रीन पे ज़रा दूर से देखने में अच्छे नज़र आते हैं। बाकी जो इसके ऑप्शंस हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड वैसे ही से हैं। जैसे अगर मैं जो है वो इसको लेफ़्ट अलाइन रखना चाहूँ या राइट अलाइन करना चाहूँ,
अभी क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट अलाइन है। मैं अगर इसको सेंटर अलाइन कर लूँगा तो अब ये दोनों जो है ना सेंटर में बीच में आ गए, ये राइट अलाइन हो गया। और इसी तरह जो है वो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ये है लाइन स्पेसिंग, इसको हम लीडिंग भी कहते हैं। दरमियान में जो लाइन की स्पेसिंग है वो आप इसको कम कर सकते हैं। जैसे मैं 49 है, अगर 22 कर दूँ, 20 कर दूँ, तो ये दोनों लाइनों के दरमियान स्पेसिंग कम हो जाएगी। और अगर ये वाली जो है वो बढ़ाएंगे, ये जो है वो करेक्टर स्पेसिंग है जो यहाँ पे दी हुई है, तो अगर मैं इसको 20 कर देता हूँ तो हर वर्ड के दरमियान, हर करेक्टर के दरमियान जो स्पेस है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, बाकी ये फ़ॉन्ट के हिसाब से होता है कि यहाँ पे कौन सा है। अगर आपके पास कोई ऐसा फ़ॉन्ट है तो इसमें आपको जो है वो ऑप्शन मिल जाएगा कि आप बोल्ड कर सकते हैं उसको, या जो है वो रेगुलर रहने दे सकते हैं। ठीक है जी, और इसकी ओपेसिटी कम की जा सकती है टेक्स्ट की। इसका टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट में बॉर्डर कर सकते हैं, वो जो हमने सब कुछ अभी थोड़ी देर पहले देखा वो सब किया जा सकता है। बाकी ये सब जो है वो कुछ ऑप्शन इस तरह हैं कि जैसे अगर मैं इसको क्लिक कर दूंगा सारे कैपिटल लेटर में आ जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे ये पावर का जो है ऑप्शन, ये अंडरलाइन का ऑप्शन है, इसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगा। इसके बराबर में ये इसका जैसे सुपर स्क्रिप्ट और जो है वो सब स्क्रिप्ट है। ये जैसे आप कोई, जैसे आपने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा है, जैसे मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ और मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लेता हूँ ज़रा, और यहाँ पे मैं ST लिख देता हूँ। ठीक है, और इस पूरे की जो स्पेसिंग है वो नॉर्मल कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे ST ही सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे इसको जो है ना वो सुपर स्क्रिप्ट कर देता हूँ, तो ये देखिए ये फर्स्ट जैसे होता है उस तरह से आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको ये वाला क्लिक कर दूंगा सब स्क्रिप्ट, तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा। जैसे कोई साइटेशन वगैरह अगर देना होता है तो इस तरह से कर लेते हैं आप। और अगर इसको नॉर्मल कर देंगे तो अभी आपको नॉर्मल तरीके से नज़र आ जाएगा। ठीक है जी, हम इसको क्या करते हैं कि जैसे अगर हमने पहले से बना लिया है तो फिर यहाँ ओपन कर लिए फाइल, और फिर उसको उस साइज़ के हिसाब से ओपन कर लें, या आप पूरा एक नए सिरे से इसको ओपन करने के बाद यहाँ से हम डायरेक्टली ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ओपन करेंगे तो यहाँ से भी जो है PSG फाइल वगैरह सारी जो है ना वो लाई जा सकती है। ठीक है जी, हमारे पास जो है वो ये एक इंटरफेस खुल गया। मैं यहाँ इसमें लेयर्स पे आ जाता हूँ, और लेयर्स में देखिए हमारे पास यहाँ पे कैनवस नज़र आ रहा है। तो अगर मैं इस कैनवस पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास जो है इस पूरे पेज का साइज़ मुझे राइट साइड पे नज़र आ रहा है, जो कि क्या है, ये वेब पेज का साइज़ है 1440, और ये मीडियम साइज़ है इसका। वेब पेज का 2-3 साइज़ होते हैं, ये इसका मीडियम साइज़ है। अगर आप चेंज करना चाहें चेंज भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये वेबसाइट पूरी आपको एज इट इज़ नज़र नहीं आएगी। यहाँ पे क्या होता है कि कुछ पीसीस में नज़र आती है। तो मैं यहाँ पे इसमें पहला काम ये करूँगा कि इसको स्क्रॉलिंग कर दूँगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करके नन पे क्लिक करके वर्टिकल स्क्रॉल कर दूँ, तो अब ये आपको ऊपर से नीचे स्लाइड होती हुई नज़र आएगी। लेकिन स्लाइड होने के लिए ज़रूरी है कि आप उसको डिफ़ाइन करेंगे पहले पेज पे क्या नज़र आएगी, वरना वो जूम आउट होकर ऐसे ही नज़र आएगी जो भी आपको नज़र आ रही है। तो मैं यहाँ पे व्यू पोर्ट की हाइट बता देता हूँ कि जैसे अगर हमारी जो है वो 1440 है तो इसकी एक मैक्सिमम लेंथ जो हो सकती है वो 1080 हो सकती है। तो मैं देखिएगा यहाँ तक इसमें एक छोटा सा एक सेपरेटर आ गया, एक सेपरेटर यहाँ पे आ गया। इसी तरह इसको नीचे सेपरेट करके नीचे नीचे इस तरह पेजेस को दिखाएगा। तो पहला ब्रेक जो है ना वो यहाँ पे आएगा, इसके बाद नीचे आएगा और नीचे आ जाएगा। ठीक है जी, हम इसको क्या करते हैं कि ज़रा टेस्ट कर लेते हैं ग्रिड के हिसाब से। वैसे तो ये ग्रिड के हिसाब से बनी हुई है, लेकिन इस ग्रिड के हिसाब से नहीं बनी हुई, लेकिन फिर भी ये अलाइनमेंट के हिसाब से ग्रिड से बनाया हुआ होगा फोटोशॉप में। और अगर मैं इसमें चेंजेस करना चाहता हूँ या प्रोटोटाइपिंग जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं वो करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे प्रोटोटाइप पे आना पड़ेगा। ये अभी हम कहाँ पे हैं, डिज़ाइन में। जो भी अभी हमने कुछ बनाना है, मॉडिफाई करना है, वो सब डिज़ाइनिंग में होगा। नेक्स्ट जब इसमें चेंजेस लानी है तो उसके लिए आपको यहाँ प्रोटोटाइप में आना पड़ेगा। इस टैब पे क्लिक करेंगे। अब मैं अगर इसको टेस्ट करूँ, यहाँ से ये प्ले का बटन पे क्लिक करूँ, तो ये देखिए ये मेरा पेज जो है वो आपको ऐसे ही नज़र आ रहा है कि सिर्फ पहला पेज आपको नज़र आ रहा है, या और उसके नीचे आ जाएंगे तो नीचे नीचे स्क्रॉल होता चला जाएगा। तो ये प्रोटोटाइप है जो कि इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप में नहीं की जा सकती, टेस्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी भी ये क्या है कि कोई मेन्यू जो है ना एक्टिव नहीं है, तो मैं उस पर करके दिखाता हूँ कि किस तरह से इसको आप लिंकिंग डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। प्रोटोटाइपिंग में हम हैं।
जूम करने के बाद मैं इसमें कुछ थोड़ा सा लिंकिंग डिफाइन करना चाहता हूँ, लेकिन मैं यहाँ लेयर्स में देखता हूँ तो मुझे यहाँ पे कैनवास नज़र आ रहे हैं कि सब कुछ ग्रुप हुआ हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको डीसेलेक्ट करके यहाँ पे अगर मैं यहाँ होम की बटन पे या इस ऑप्शन ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये इंडिविजुअल भी सिलेक्ट हो जाएंगे। तो देखें कि ये फ़ोटोशॉप में उसी तरह से बना हुआ है कि वो पहला पेज जो है वो ग्रुप 1 में बना हुआ है, ग्रुप 2, ग्रुप 3 सारा कुछ बना हुआ है। तो अगर मैं इसको ग्रुप 1 को और एक्सप्लोर करूँ तो यहाँ पे देखिए टूल बार नज़र आ रही है या टेक्स्ट नज़र आ रहा है। तो अगर मैं इसको विजिबिलिटी इसकी बंद करूँ या खोलूँ तो आप देख सकते हैं कि ये जो है वो यहाँ पे ये वाला मेन्यू जो है ये ऑन ऑफ हो रहा है। तो ये ग्रुप करने का फ़ायदा क्या है कि या इस तरह बनाने का इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप में फ़ायदा क्या है कि आप सब चीज़ों को अलग अलग कर सकते हैं। वैसे तो हमें ये होम और मेन्यू सब कुछ अलग अलग चाहिए होंगे, लेकिन फिर भी अगर मैं जो है वो यहाँ पे जैसे इसी को कंसीडर कर लेता हूँ कि जैसे ये कॉन्टैक्ट एस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये क्या हो कॉन्टैक्ट वाले पेज पे चला जाए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि इसको कॉन्टैक्ट वाले को सिलेक्ट करके ये टूल बार को सिलेक्ट करके टूल बार को सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको ये देखिए यहाँ छोटा सा एक ट्रायंगल सा बना हुआ है। मैं इस ट्रायंगल पे क्लिक करके इसको कहाँ पे रखना चाहूँगा, मैं इसको कॉन्टैक्ट पे लेके जाना चाहूँगा तो वो थोड़ा सा नीचे की तरफ है। ओके, तो और जूम आउट कर लूँ मैं इसको, यहाँ से मैं इसको ड्रैग करके ये नीचे वाले टैब पे इसको रख देता हूँ। ठीक है जी, ओके। फिर मैं इसको दोबारा से अब टेस्ट करता हूँ। मैं यहाँ से प्ले का बटन में प्रोटोटाइप पे हूँ और फिर प्ले के बटन पे क्लिक करता हूँ। उससे पहले मैं ज़रा यहाँ पे देख लूँ कि यहाँ पे जो ट्रिगर है वो क्या है, टैप, यानी कि जब मैं यहाँ पे टैप करूँ क्लिक करूँ तो ये क्या हो स्क्रॉल हो जाए क्या ग्रुप 6 पे। ठीक है, आप चेंजेस कर सकते हैं इसमें, जैसे यहाँ पे टैप के बजाय आप ड्रैग कर सकते हैं जो कि इसमें नहीं होगा, मोबाइल ऐप में होगा, या कोई की प्रेस करें तो हो जाएगा, या कोई वॉइस प्रेस करें अब तो वो आ जाएगा। और स्क्रॉल के बजाय ये जो है ना क्या हो ओवरले हो जाए, गायब हो जाए, या ट्रांजिशन स्लाइड हो या मूव हो के आ जाए। ठीक है, तो इस तरह कुछ हो सकता है, लेकिन वेबसाइट के लिए आई गेस स्क्रॉल सही है। ये करने के बाद मैं यहाँ से प्ले करता हूँ तो देखिए ये जैसे ही मैं माउस यहाँ पे लेके आऊँगा, अब ये चूँकि पूरा ही एक फील्ड है इस वजह से यहाँ नज़र आ रहा है, वरना क्या होगा मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँगा अगर तो ये क्या होगा स्लाइड होके ये ऑटोमेटिकली नीचे चला जाएगा। और यहाँ पे कोई बटन होगी होम की, मैं उस पर क्लिक करूँगा तो वापस चलेगा, लेकिन मैंने वो लिंक डिफाइन नहीं किया अभी। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे ऑप्शन दे दूँगा, हो सकता है यहाँ पे कोई बटन ऐड कर दूँ बैक टू टॉप, तो उस पर क्लिक करेंगे तो वो उस वाले पेज पे चला जाएगा। ओके जी, हमने क्या किया कि एक दूसरी फ़ाइल इलस्ट्रेटर की फ़ाइल लोड की, जब ये मोबाइल ऐप की तरह, और इसमें जो है वो हमारे पास 2 कैनवास हैं। ये कैनवास कैसे आए हुए हैं, अभी जैसे थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि यहाँ पे हमने कैनवास टूल पे क्लिक करना है, और कैनवास टूल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं अगर जो है वो ऐसे क्लिक ड्रैग कर दूँ, ठीक है, या जो है वो इस वाले को सेलेक्ट करके ऑल्ट प्रेस करके ड्रैग कर दूँ, ठीक है, तो इसी सेम साइज़ का आ जाएगा, या खुद से लोकेशन टाइप कर दूं तो मेरे पास 2 कैनवास आ जाएंगे। पहले कैनवास को आपने राइट क्लिक करके रीनेम करके आपने इसका नाम चेंज कर दिया स्टार्ट का, और दूसरे का जो है ना वो रीनेम करके लॉगिन का बटन कर दिया। तो अगर कोई ऐप बन रही है और उस ऐप में जो है इस तरह मुख्तलिफ कैनवासेस हैं, तो एक कैनवास से दूसरे कैनवास पे यानी कि जब मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो ये लॉगिन का पेज आ जाएगा, और अगर मैं रजिस्टर पे क्लिक करूँगा तो रजिस्टर का पेज आ जाएगा। रजिस्टर का पेज बना नहीं है, लेकिन अगर मैं बना लूँगा तो वो वाले पेज से मैं इसको लिंक कर दूँगा। लेकिन जो मेन चीज़ है लिंकिंग वो किस तरह होनी है वो देखते हैं। मैं स्टार्ट वाले कैनवास पे हूँ, ठीक, आर्टबोर्ड्स हैं ये वाला स्टार्ट वाले आर्टबोर्ड पे हूँ। प्रोटोटाइप में आऊँगा, प्रोटोटाइप में आने के बाद इसमें से मैं जो है वो लॉगिन वाला बटन सेलेक्ट करूँगा, और लॉगिन वाले बटन के नीचे जो ट्रायंगल आ रहा है इसको उठा के मैं इस वाले से एडजस्ट कर दूँगा, इस वाले स्क्रीन पे ले आऊँगा। ठीक है जी, टेस्ट कर लेते हैं यहाँ से हम। अच्छा, इसमें चेक कर लेते हैं कि ये क्या है कि ये टैप ठीक प्रेस हो तो क्या आ जाए जी ट्रांजिशन आ जाए। यहाँ पे देखें इसने ऑटोमेटिकली इतना स्मार्ट है कि समझ में आ गया है कि ये वेबसाइट नहीं है मोबाइल ऐप है, तो इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे ट्रांजिशन दी है। ट्रांजिशन क्या है कि जो है ये डिज़ोल्व हो जाए, डिज़ोल्व में स्क्रीन फेड हो जाएगी, फिर उसके बाद आ जाएगी। मैं ये भी कर सकता हूँ कि यहाँ पे स्लाइड लेफ़्ट कर लूँ, या पुश अप कर लूँ, या पुश लेफ़्ट कर लूँ।
तो मैं इसको स्लाइड राइट कर लेता हूँ, आई गेस ये ठीक है, और प्ले कर देता हूँ। ठीक, मेरे पास ये ऐप आ गई। अब मैं यहाँ पे देखिए जैसे ही लॉगिन के उसमें एरिया में आता हूँ, ये मेरे पास हाइपर लिंक आ गया। जैसे ही मैं इस हाइपर लिंक पे क्लिक करूँगा ये स्लाइड हो जाएगी और ये दूसरा पेज आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा गलत हो गया। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ क्या है कि यहाँ पे होम का बटन नहीं, मैं होम के बटन पे क्लिक करूँ तो वापस चले जाऊँ। प्रोटोटाइप को बंद करते हैं और मैं इसको स्लाइड राइट के बजाय स्लाइड लेफ़्ट कर देता हूँ ताकि वो अगले पेज पे आ जाए। और यहाँ पे मैं एक बटन ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं दोबारा से डिज़ाइन के उसमें जाऊँगा, टैब में जाऊँगा और फाइल में जाके मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। कोई भी फाइल इंपोर्ट हो जाएगी। एक अच्छा रिसोर्स है कि अगर आप जो है वो fonts.google.com/icons पे आ जाएं तो यहाँ पे आपके पास जो है वो बहुत सारे आइकन्स जो है ना वो ऑलमोस्ट सारे ही आइकन्स आपको जो है ना मिल जाते हैं। मैं इसमें से जो है वो मुझे होम का ही बटन चाहिए, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे होम लिख देता हूँ तो मेरे पास थोड़ी सी वैरायटी आ जाएगी। मैंने क्या किया, इस आइकन पे क्लिक किया और यहाँ दो ऑप्शन है, PNG और SVG। PNG आपकी रास्टर बेस है, ट्रांसपेरेंट है, ये भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन SVG में फ़ायदा क्या होता है, वेक्टर भी होता है, कलर भी चेंज कर सकते हैं आराम से, साइज़ ही बड़ा कर सकते हैं इसका। तो मैं SVG डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद जो है वो XD में आके फिर दोबारा से प्रोटोटाइप में जाता हूँ। इस दफ़ा मैं जो है वो इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद इसका लिंक जो है ना वो पहले वाले पेज पे डिफ़ाइन कर देता हूँ। दोबारा से मैं यहाँ पे प्ले करके चेक करता हूँ। तो जैसे ही लॉगिन वाले बटन पे हम आएंगे, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे आया, हाइपर लिंक आ गया, इस वाले पेज पे आ गया। और जैसे ही मैं इस वाले पेज पे क्लिक करूँगा ये क्या होगा, वापस पहले वाले पेज पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आप ट्रांजिशन चेंज कर सकते हैं, इसका जो है ना वो एनिमेशन इसकी चेंज कर सकते हैं किस तरह से होगी। तो ये इस तरह करते करते जब पूरी ऐप डिज़ाइन हो जाएगी तो पूरी ऐप आप फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर में डिज़ाइन करेंगे, वो यहाँ पे लाके उसको प्लेस करेंगे और सिर्फ यहाँ पे प्रोटोटाइप कर देंगे ताकि हम उसको टेस्ट कर सकें कि आपकी जो ऐप है उसमें कोई बग या कोई उसमें किस तरह से वो लुक उसका आना चाहिए। ठीक है, तो Adobe XD जो है वो इस पर्पज़ के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। Adobe की ही प्रोडक्ट है और ये इसमें इंटीग्रेशन भी सारे सॉफ्टवेयर की काफ़ी अच्छी है।